मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 5 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EM के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अभी तक 2019 के सेट 1 से लेकर सेट 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है, यदि एक फलन f सच दैट n टेंड्स टू n कामा fx बराबर x माइनस 1 x का मान बताया 2 से बड़ा द्वारा परिभाषित है तथा f1 बराबर f2 इक्वल 1 है तो सही विकल्प होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। यहाँ पे 2019 का पहला सेट है और सेट कोड है 324 EI और प्रश्न है दूसरे का तो इसको कर लेना। ये रिपीट प्रश्न है, ठीक है। इसका गर्दा उड़ा देना है डायरेक्ट, क्योंकि एक नंबर का एक ही मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। तो आपको बहुविकल्पीय में डायरेक्ट लिखना है। कैसे? प्रश्न संख्या पहले का और विकल्प जो भी इसमें करेक्ट हो वही लिख देना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर बोला गया है समुच्चय n में r बराबर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध r का परिसर निम्न में से कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? परिसर। प्रश्न में मिस प्रिंट है तो यहाँ पे क्या लिख देना है? प्रांत। यहाँ पर आपको प्रांत ज्ञात करना है, मीन्स x का मान ज्ञात करना है। और विकल्प आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 विकल्प में एक करेक्ट होगा, तो x के मान हमको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो x के मान ही हैं। तो 4G ट्रिक से हम डायरेक्ट आंसर शीट बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगर x का मान यहाँ पे रख दें, y का मान आपको निकालना है और y का मान किस में बिलोंग करना चाहिए? समुच्चय n में। समुच्चय n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रख दें, पक्षांतर करेंगे तो 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 मिलेगा और y का मान 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 बिलोंग करेगा किस में? समुच्चय n में करेगा ना, क्योंकि ये धनात्मक है। और आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके इनफाइनाइट तक धनात्मक ही आपको लेना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर बिलोंग करेगा n में। अब x का मान 4 यहाँ पे रखो, 4 को उस तरफ लेके जाओ, 8 में से 4 जाएगा 4 मिलेगा, 2 का भाग लगा दो 2 मिलेगा। अब ये 2 जो है बिलोंग करेगा n में, करेगा। ठीक है, अब 8 यहाँ पे रख लो x के स्थान पर, 8 उस तरफ लेके जाएंगे, 8 में से 8 जाएगा 0 मिलेगा और 2 का भाग लगाओगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अब 0 इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, तो ये गलत है। ऐसे करके आपको पहचानना है। मीन्स x के मान आपको मिल गए हैं तो कोई सा इसमें विकल्प करेक्ट होगा, जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको चेक करना है। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि x के मान हम रखते रहे, केवल ये लास्ट वाला y का मान जो निकला है वो समुच्चय n में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो ये जो मान दिए गए 2 4 8 x के नहीं होंगे, मीन्स प्रांत नहीं होगा। अब दूसरा विकल्प देख लो, जैसे यहाँ पे 2 4 8 है, इसमें भी 2 4 8 है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो तीसरा वाला चेक करेंगे। ठीक है, अब आपको तीसरा यहाँ पे 2 रख दो, 2 रख दिया तो आपको पता है इतना ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 यहाँ पे हम ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, 4 पे भी इतना मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम 6 की, 6 रखेंगे उस तरफ लेके जाएंगे तो 8 में 6 जाएगा 2 मिलेगा। अब 2 का भाग लगा दो, y का मान कितना मिला? 1, तो ये बिलोंग करेगा। मतलब ये और ये तीनों ही इसमें बिलोंग कर रहे हैं n में, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको बेसिक से लगवा देते हैं। बाई चांस ये प्रश्न बहुविकल्पीय में ना होता फिर क्या करते? चलो भाई बेसिक से देख लो। और जो रिपीट प्रश्न है उनका दोबारा गर्दा उड़ाना है। ये मेरा आपसे वादा है, यही प्रश्न आएंगे पेपर में और यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है प्रश्न संख्या पहले का जैसा लिख रहे हैं ऐसे ही आपको
लिखना है पेपर में। सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं विकल्प, क्योंकि पता तो चल गया ना कौन सा करेक्ट है। 2 4 6। अब इसके बाद बेसिक से देख लो इसका हल। सबसे पहले आपको समुच्चय n लिख लेना है। दिया गया समुच्चय n बराबर 1 2 3 4 5 6 आगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। और r जो दिया गया है हमें x कामा y सच दैट x प्लस का 2y इक्वल 8, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रश्न मिलेगा पार्ट 1 से, जो r में शर्त दे रखी होगी उसके अलावा आपको नहीं दिया जाएगा कि x और y के मान कहाँ से लेना है, संबंध r में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास से बढ़ाना है, ठीक है, अपने पास से। तो देख लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जहाँ x कामा y दोनों ही आप n से मान ले सकते हो, या x कामा y ये बिलोंग करेंगे n में। जब बिलोंग करेंगे तो x y के मान हम n से ले सकते हैं, ठीक है। युग्म बनाएंगे तो हम लेंगे। तो x कामा y यहाँ पे लिखा है। अब आपको कैसे मान यहाँ से निकालना है, x और y का, और युग्म बनाना है। तो x का मान जब हमने 1 रखा है, इसमें 1 रखा, अब 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, या फिर ऐसे समझो जैसे LHS हम ले लेते हैं। x का मान हमने 1 ले लिया, अब y का मान हम कितना रखें कि हमको RHS मिल जाए। y का मान हम कितना रख दें, RHS मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, y का मान आप यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी रखो, मिलेगा नहीं y का मान, क्योंकि 2 के पहाड़े में आपको 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 में 1 जोड़ोगे तभी ये 8 मिलेगा। तो 2 के पहाड़े में 7 मिलेगा नहीं, तो इसीलिए 1 हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब x का मान जब हमने 2 रखा है, यहाँ पे रख लिया 2, ठीक है। अब y का मान बताओ कितना रखें कि हमको 6 मिल जाए, क्योंकि 6 और 2 8, तो y का मान 3 रख लो। अब हल किया तो हमको कितना मिलेगा, 8, और RHS यही हमको लाना था। तो x का मान आपने 2 रखा और y का मान कितना रखा, 3, एक युग्म बन गया। ऐसे करके आपको बनाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, x का मान हमने 3 रख दिया, ठीक है। x का मान कितना रख दिया, 3 रख दिया। अब आपको कितना चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ पर 5 मिल जाए तो 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा। अब y का मान यहाँ पे कुछ भी रखो, 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब y का मान हमने यहाँ से रखा तो मिला नहीं, मीन्स जब मिला नहीं तो x का मान आप नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 8 नहीं मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे x का मान हमने 4 रखा, अब y का मान बताओ, यहीं से रखना है आपको x और y के मान, क्योंकि x का y किस में बिलोंग कर रहे हैं, n में। तो हम y का मान यहीं से रखेंगे। ऐसा रखो कि हमको 4 मिल जाए, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे। तो आपको 2 यहाँ पे रख लेना है, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 8 मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा। तो x का मान आपने 4 रखा और y का मान कितना रखा, 2 रखा, ठीक है, 8 मिल गया। अब आपको दिख रहा होगा 1 3 5 7 विषम संख्याएं जब आप रखोगे x के स्थान पर, तो y का मान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम इस पे काम नहीं करेंगे, 6 पे काम करेंगे। x का मान 6 पे मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे करें, विषम संख्याओं पे काम करना है। x का मान हमने 6 यहाँ पे रखा, अब y का मान बताओ कितना रखें कि हमको 8 मिल जाए। y का मान 1 रख लो, क्यों, क्योंकि हमें 2 की ज़रूरत है। 2 6 8 RHS मिल गया। तो x का मान आपने कितना लिया, 6 लिया और y का मान 1 लिया। अब बताओ आगे कितना मिलेगा, 7। 7 पे काम करेंगे नहीं, 8 पे काम करेंगे। देखो होगा तो करेंगे। तो अगर 8 यहाँ पे रखा, अब y का मान हमको कितना रखना है यहाँ पे, बताइए
कि 8 मिल जाए, y का मान 0 रखना पड़ेगा तभी 8 मिलेगा। अब 0 इसमें है ही नहीं है तो इसके आगे कोई भी आप मान नहीं रख सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जब 8 रख ही लिया है तो y का मान 0 मिलना चाहिए। अब 0 है ही नहीं, जब आप 10 रखोगे x का मान, ठीक है, 8 नहीं मिलेगा, RHS नहीं मिलेगा। अगर आपने 10 रखा तो y का मान माइनस रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस की संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, यहीं तक लिमिटेड है, इससे आगे नहीं कर सकते हो, मतलब युग्म नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रांत, r का प्रांत देख लो, यहाँ पे r का प्रांत ज्ञात करना है। अब प्रांत आपको पता ही है कि आगे वाली संख्याएं उठाना है, उनको बोलते हैं प्रांत। जो बाद में लिखा है 3 2 1, इसे बोलते हैं परिसर। तो हमने 2 लिखा है, यहाँ से 4 लिखा और 6 लिखा, तो 2 4 6 लिखा, तब हमको विकल्प पता चला तीसरा, वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, ऐसे बेसिक से लगाना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं। आप लोग अगला प्रश्न देख लो, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, ये गा गमला, यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रश्न हो चुका है, ये रिपीट प्रश्न है। सेट 3 में जो 2019 का सेट 3 करवाया ना, तो सेट कोड है 324 और प्रश्न है यहाँ पे देख लो, पहले का खा, तो पहले का खा है, आप लोग कर लेना है, इसका गर्दा उड़ा ही देना है, ये रिपीट प्रश्न है। अब बात करेंगे हम घा की। यहाँ पे बताया अवकल समीकरण की कोटि है। अब कोटि आपको पता ही है कि अवकल संकारक देखते हैं, ये होते हैं अवकल संकारक, ये देखते हैं अधिकतम, मतलब अवकलन, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है वही कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 बार हुआ, यहाँ पे 3 बार, तो भैया कोटि कितनी होगी 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, ये विकल्प होगा करेक्ट। ठीक है, तीसरा, और नंबर भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये है घा और ये विकल्प। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 3, बस ऐसे करके करना है। अब नेक्स्ट, ये भी रिपीट प्रश्न है, 2020 का तीसरा सेट है और सेट कोड है 324 प्रश्न है पहले का 4। तो कर लेना, चाहो तो हम इसको बता दें, जैसे यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा 1, तो कौन सा करेक्ट है, सेकंड। चाहो तो लिख दें यहाँ पे, वैसे रिपीट है ये प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आता भी है। तो देख लो, जो विकल्प करेक्ट हो उसको लिख लो, तो सेकंड विकल्प है करेक्ट। ठीक है, देख लो कितना है 1। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, चलो नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पार्ट 2 से लिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। बताते हैं कैसे मुख्य मान निकालोगे इसका। पहले लिख लो दूसरे का हल। मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन इनवर्स -√3/2 है ना, इसको आप मान लो y के बराबर। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स -√3/2, y के बराबर इसलिए माना है, जो टीचर कॉपी चेक करेगा उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको भी y के बराबर ही मान लेना है इसको। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स -√3/2, माइनस दिख रहा है, पहले आपको माइनस को बाहर निकालना है। एक फार्मूला पढ़ा होगा, देख लो, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है बराबर में माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये फार्मूला यूज कर लो, y के बराबर माइनस का साइन इनवर्स, फिर आपको लिख लेना है √3/2। अब एक बात आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य मान। जब आपको मुख्य मान ज्ञात करना हो, एक बात याद रखना, मुख्य मान और सरलतम रूप, मुख्य मान या फिर सरलतम रूप आपको ज्ञात करना हो तो इतना ध्यान रखना है, प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है।
प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है जब भी मुख्य मान या सरलतम रूप में पूछ दे। ठीक है, तो यहां पर देख लो कैसे ये हटेगा साइन इनवर्स। अब आपको देखना है साइन की टेबल में √3/2 कितने का मान होता है, तो साइन π/3 का होता है, 60 अंश का मान होता है। तो रेडियन में आपको लिखना है, साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, ये आंसर शीट आएगी -π/3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का अंतराल आपको पता हो, क्योंकि आंसर शीट जो है आंसर शीट इसमें ही लाई करना चाहिए। तो साइन इनवर्स का अंतराल ये है, तो -60 अंश जो है -90 और +90 के बीच में मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो ये आंसर शीट क्या है, करेक्ट है। उत्तरमाला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/1 आपको अंतराल याद कर लेना है। जैसे साइन इनवर्स का याद है, ऐसे ही आपको कॉस इनवर्स का याद करना है, टेन इनवर्स का भी याद करना है, कॉट इनवर्स का भी याद करना है, सेक इनवर्स का भी याद करना है और कौशिक इनवर्स का भी याद करना है। पार्ट 2 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये आंसर शीट क्या है, करेक्ट है। तो इसका उड़ गया गर्दा, तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। अगला प्रश्न जो है वो रिपीट है, देख लो यहाँ पे। ये प्रश्न जो है ये कहाँ पे हो चुका है, देख लो यहाँ पे 2020 का पहला सेट है, सेट कोड है 324X से और प्रश्न है दूसरे का अणा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिपीट प्रश्न है, दोबारा आप इसका गर्दा उड़ा देना। अब बात करेंगे इसकी गा की, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा इसको रैपिड फायर ले लेते हैं, रैपिड फायर। अब आपको क्या करना है, यहां पर गा डाल देना है। यहां पर क्या बताया है, अवकल समीकरण, ये दिख रहा है अवकल समीकरण, एक कोटि एक घात का। कहता है कोटि घात बताइए। ठीक है, पहले आपको करना क्या है, अवकल समीकरण पहचानना है बहुपद समीकरण है या नहीं। तो आइलेट का यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर अवकल समीकरण जो है इसमें मिल जाए बीजीय व्यंजक में, ठीक है ना, तो कह सकते हैं, कहते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं ये अवकल समीकरण क्या होगा, बहुपद समीकरण होगा। अगर IL, T और E में अवकल संकारक मिल जाए। अवकल संकारक का मतलब होता है dy/dx, ठीक है, d2y/dx², d3y/dx3, इनको बोलते हैं अवकल संकारक, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो IL, T, E जो फलन होते हैं उनमें ये ना मिले, ठीक है, उनमें ये ना मिले, तब आप बता सकते हो कोटि और घात। ठीक है, और इतना ध्यान रखना कि बहुपद समीकरण तभी होगा जब अवकल समीकरण बीजीय व्यंजक में हो। ठीक है, पहले तो यही पता करना है। अगर ये अवकल समीकरण इसमें इसमें या इसमें इसमें मिल जाए तो कोटि तो आप बता सकते हो, लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही हमसे मांगे गए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अवकल समीकरण, यहाँ पे लिख लो अवकल समीकरण dy/dx बराबर a² - ax²। मेरे प्यारे बच्चों ये रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है, हमने आपको क्या बताया था, यही बताया था। मतलब अवकल जो समीकरण है इसमें होना चाहिए बीजीय व्यंजक में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुपद समीकरण नहीं है, ये बहुपद समीकरण नहीं है क्योंकि रूट है। बहुपद में क्या होता है, घात आपको धनात्मक मिलना चाहिए, बटे में घात और माइनस की घात मिल जाए तो बहुपद समीकरण नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले दोनों पक्षों का वर्ग करना है। जब भी आपको रूट दिख जाए तो वर्ग करने के बाद ही कोटि और घात आपको बताना है। वर्ग करने पर तो यहां पर हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर और बराबर में जो है रूट हट जाएगा तो a² - का x²।
ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो, ये जो अवकल समीकरण है बहुपद समीकरण है, तो यहाँ पे लिख दो अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। जब बहुपद समीकरण है तब मेरे प्यारे बच्चों कोटि और घात ज्ञात हो जाएगी। तो कोटि बताना है और घात बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, कोटि जो है कैसे ज्ञात होती है, अधिकतम अवकलन देखना है कितनी बार हुआ है। जब कोटि ज्ञात हो जाती है तो घात जो है कोटि पे डिपेंड होती है, जिसकी कोटि बताना है उसी की होल घात बता देनी है। तो कोटि अधिकतम अवकलन एक बार हुआ है और इसी की आपको घात बताना है। होल घात कितनी है, 2। ऐसे करके आपको लगाना है, जैसा यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको कॉपी पे लगाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अगला जो है नेक्स्ट, यहाँ पे बताया है घा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बताया निम्न अवरोधों 1 2 3। ठीक है, 3 अवरोध दिए गए हैं। आगे लिखा है अंतर्गत z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। पाठ 12 से ये लिया गया है प्रश्न, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, मजा आएगा। सबसे पहले आपको क्या बताया था, प्रश्न में देख लेना है अधिकतम या न्यूनतम। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतम, तो सबसे पहले आपको अधिकतम z लिखना है। ठीक है, अधिकतम z बताया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। फिर आपको अवरोध लिख लेना है। अवरोध भी बोलते हैं, व्यवरोध भी बोलते हैं, असीमिकाएं भी बोलते हैं। तो पहला अवरोध है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 5। दूसरा जो अवरोध है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 लास्ट अवरोध है। इसके बाद क्या करते हो बताइए, इसके बाद असीमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, यही बात बताई थी आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख लो असीमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, यहां पर आपको लेस देन दिख रहा है, इसको हटा देना है और बराबर यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा, समीकरण। समीकरण का मतलब होता है बराबर। अंताखंड बनाना है, x अपान ए बाई अपान बी बराबर 1। अंताखंड रूप में इसको चेंज करना है। तो 5 का भाग हम लगा देंगे, ठीक है, या फिर 5 को नीचे हम ले आएंगे और लघुत्तम वापस कर देंगे। इसको डाल लो 1। यहाँ पर ग्रेटर हटा देना है, बराबर यूज करना है। इसको नंबर 2 डाल दो। यहाँ पे बाई ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर हटा देना है, इक्वल लेना है, ये नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, पुट z बराबर 0। ये जानकारी आपको है क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन के बहुत सारे हमने प्रश्न हल करवाए। तो अगर पुट z बराबर 0 कब करते हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे x और y की घात 1 होना चाहिए, रैखिक यहाँ पे घात मिलना चाहिए। रैखिक का मतलब एक घात चर x और y की। यहाँ पे कितनी मिल गई, 2 मिल गई हैं। तो आपको नहीं लेना है यहाँ पे z बराबर 0, डब्बा नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको पता करना है, जितने बिंदु मिल जाए हर एक बिंदु पर काम होगा। जिस बिंदु पर ज़्यादा आंसर शीट निकलेगी वही अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे। अब बात करेंगे हम डायग्राम की। क्या करेंगे, बात डायग्राम की। आप लोग स्केल निकाल लो। आपके पास कितनी बड़ी स्केल है, मेरे पास तो बड़ी सी स्केल है। ये लो आगे पटरी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो और फिर इसके बाद में क्षैतिज रेखा खींच लो। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, समझ में आ जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे x अक्ष डाल लो और यहाँ पे y अक्ष डाल लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंतराल लेना है। लेकिन उससे पहले
यहाँ पर अपोजिट एक्स डैश और नीचे वाई डैश। अंतराल लेना है, अंतराल अंताखंड से ही आपको लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 इस रूप में बनाना था। एक ही मिला था, x के बटे 5 प्लस वाई के बटे 5, यही मिला था। ठीक है, एक ही अंताखंड है, तो इसी से देख लो। x के बटे देख लो कितना है, y के बटे देख लो। तो x के बटे 5 है, धनात्मक है, तो धनात्मक x अक्ष पे आपको 5 लाइनें कर लेनी है। एक आ नहीं पाएगी, ठीक है, थोड़ा यहाँ से लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब y के नीचे धनात्मक है ना 5, ऊपर लेना है। 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक रेखा खींच लेनी है। ये लो, खिंच गई। नंबरिंग करते रहना। नंबर 1 यहाँ पे लिख दो 5,0, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो 0,5। अब यहाँ पे देखो x बराबर 0 से आपने दूसरा समीकरण बनाया था, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बाई एच पे x का मान होता है 0। y ग्रेटर देन इक्वल 0 है। y बराबर 0 से समीकरण तीसरा बनाया था। y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, ये x अक्ष पे मिलेगा। ये क्षैतिज रेखा है, ये इसी में मिल जाएगी। तो नंबर क्या डाल दो, 3 डाल दो। 3 ही समीकरण बने थे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हमें असमिका से तीर लगाना है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर आपको लगाना है। पहली यही तो है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर आपको लगाना है। ये ट्रिक केवल अंताखंड के लिए है, जिस असमिका का अंताखंड बन जाता है उसके लिए ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक नहीं है, ये देखो, इसके लिए ट्रिक नहीं है, क्योंकि इससे अंताखंड नहीं बनाता। आपको समझना है कि x का मान किस साइड लेना है, उसी साइड आपको तीर लगा देना है। x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो कहाँ से लेना है, इस तरफ जाना है। तो यही तो रेखा नंबर 2 की है, जाना है इस तरफ, तो ऐसे करके तीर लगा लो, ठीक है। अब y का मान लेना है 0 या 0 से बड़ा, कहाँ लेना, ऊपर लेना है, ऊपर लेना है धनात्मक। तो नंबर 3 यही तो है, ऊपर तीर लगा लो, ठीक है। ऐसे करके तीर लगाना, चाहे पास पास लगा लो, चाहे दूर दूर, चाहे छोटे छोटे, चाहे बड़े बड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये छायांकित होगा, आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा, छायांकित होगा, ठीक है। समझ में आ गया छायांकित, ठीक है, क्योंकि सारे तीर जहाँ पे मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। वैसे दूसरा तरीका है मेरे पास छायांकित करने का। देखो, आपको स्केल रखना है, 2-3 आपके पास होना चाहिए। तो देख लो, इस रेखा पर पटरी रख लो। इसने क्या बोला है, नंबर 1 ने पीछे नहीं होगा, छायांकित आगे होगा। अब इस रेखा पे पटरी रख लो। इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे नहीं होगा, आगे होगा। और इसने क्या बोल दिया, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। तो सारी की सारी यहाँ पे पटरी आपने रखी, तो यही मिलेगा आपको छायांकित, ठीक है। अब छायांकित के नाम होते हैं, देख लो यहाँ पे, ये छायांकित बाउंडेड है। बाउंडेड है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। और बाउंडेड को बोलते हैं परिबद्ध। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्योंकि 50 रुपए के जो टीचर होते हैं उनको ये जानकारी नहीं है। ये लो बाउंडेड, ठीक है। अब बिंदु एक ये मिला है, एक ये मिला है, इस पे आप काम करोगे, डायग्राम बना लो। अब काम करेंगे आगे, इसको हम रफ कर देते हैं। डायग्राम आपको बना लेना है। 2 बिंदु मिले हैं, देखो मूल बिंदु लेते नहीं हैं, इतनी जानकारी आपको पहले से है, क्योंकि पार्ट 12 आपने कंप्लीट किया था। तो हमने आपको बताया था कि मूल बिंदु नहीं लिया जाता है, चाहे अधिकतम जेड पूछे चाहे न्यूनतम जेड पूछे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिंदु 5,0 पर काम करना है। x बराबर 5 और y बराबर 0। यहाँ से निकाल लो अधिकतम जेड। तो देख लो अधिकतम जेड बराबर क्या है, x² प्लस का y², यही है, ठीक है। यहाँ पे हम मान रखेंगे x का और y का, रख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0। एक तो आंसर शीट ये आई। अगले वाले बिंदु पर आपको निकाल लेना है, ठीक है। बाई एच पे ये बिंदु मिला था, छायांकित के आसपास ही बिंदु आपको लेना है। यहाँ पर x बराबर 0, y का मान मिला है 5। यहाँ से निकाल लो अधिकतम जेड
तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या मिला, 25 मिला। तो यहाँ पर भी 25 मिला, यहाँ पर भी 25 मिला। तो आपको लिख देना है अधिकतम जेड 25। अगर यहाँ पे 24 आता है, यहाँ पे 25 आता तो 25 लेते। अगर यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 15 आता है तो 15 लेते। अगर यहाँ पे 20 आता है, यहाँ पे 5 आता है तो 20 लेते। आंसर शीट ज़्यादा देखना है, तो दोनों में सेम है तो यही लेना पड़ेगा आपको, अधिकतम जेड बराबर 25। ये आंसर शीट निकली है, नोट कर लो इसको। अब रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं। अगला है अड़ाम, ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ पे बोला है यदि घटना ए की प्रायिकता है 3/4 और घटना बी की प्रायिकता है 1/3 और घटना ए इंटरसेक्शन वी की प्रायिकता है 1/6 तो पी ए अपान बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बटे में प्रायिकता पूछी गई है। जब बटे में प्रायिकता पूछी जाती है तो आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, साप प्रतिबंध प्रायिकता का लगाना है। क्योंकि जब भी बटे में प्रायिकता पूछी जाए तो साप प्रतिबंध प्रायिकता को याद रखिए, सवाल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि। जब प्रश्न में यदि लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, दिया है। तो आपको दिया है यहाँ पे लिख देना है। देख लो पी ए का मान कितना है, 3/4, ठीक है। पी वी का मान देख लो कितना है, 1/3। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/6। निकालना क्या है हमें, पी ए अपान वी ज्ञात करना है। तो 3/4, 1/3, 1/6 आपने लिख लिया है। अब आपको रूल यहाँ पे लिखना है, सा प्रतिबंध प्रायिकता से, सा प्रतिबंध प्रायिकता से, ठीक है। फार्मूला जानते हो, पी ए अपान बी होता है बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। मान रख लो 1/6 है, यहाँ से रख लिया। पी बी का मान यहाँ से रख लो 1/3। ये 6 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 3/6 काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर शीट निकली 1/2। ये 1/2 किस में लाई करना चाहिए, इसमें लाई करना चाहिए। तो 0.5 इसमें ही लाई करेगी। ये आंसर शीट करेगी तो करेक्ट है। उत्तर वाला चेक करने की जरूरत नहीं होती है, प्रायिकता का कहीं से प्रश्न आ जाए तो आंसर शीट अगर इसमें लाई कर रही है तो करेक्ट है, नहीं कर रही तो इनकरेक्ट है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, जल्दी इसको नोट कर लो। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर साइन एक्स तो जी संयोजन एफ तथा एफ संयोजन जी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न पार्ट 1 से लिया गया है, संबंध एवं फलन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो तीसरे का हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिखा हुआ यदि, तो इसका मतलब क्या है, दिया है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कामा जी एक्स बराबर साइन एक्स। क्या ज्ञात करना है, जी संयोजन एफ का मान ज्ञात करना है और एफ संयोजन जी का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला याद होगा, देखो हम आपको बताते हैं। जी संयोजन एफ, आपको एक चर देना है तभी ये फार्मूला आगे बढ़ेगा। तो हमने एक्स दे दिया, अब ये एक्स जो है फलन को देना है। एक्स के पास में जो भी फलन होगा ये चर एक्स उसी को आपको देना है। तो जी जो है दूर है फलन, एफ इसके पास में है तो इसे देना है। जैसे ही आपने दिया ये एक्स जो है एफ को, तो संयोजन हट जाता है। वो जो पढ़ते हो ना आप लोग, गलत पढ़ते हो, संयोजन होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन। तो जैसे ही आपने एक्स एफ को दिया तो ये संयोजन हट जाता है और बड़े से ब्रैकेट में
fx आपको लिख देना है। ऐसे करके फार्मूला आगे बढ़ता है। लेकिन जो हमसे मान पूछा गया है इसमें चर x नहीं है, तो अपने पास से आपको रख लेना है, क्योंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर x हम लेंगे। अब देखो इसके आगे, नाउ g संयोजन f का मान निकालेंगे। फार्मूला अभी बताया ना, जैसे ही x जो है f को दे दिया तो संयोजन हटेगा, बड़े से ब्रैकेट में आपको fx लिख देना है, ठीक है। अब fx का मान उठा लो यहाँ से, तो क्या है एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने fx का मान रखा तो फलन f चला गया। अब g फलन का यूज करेंगे यहाँ पर। देखो केवल और केवल आपको चर चेंज करना है, अचर चेंज नहीं होता है। जैसे ये साइन है, अचर है, और यहाँ पे x है, मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर रख देंगे। ये आंसर शीट आ गई जी संयोजन f की। और ज्ञात करना है f संयोजन g, तो f संयोजन g, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला तो पता ही आपको आगे कैसे बढ़ता है। f ऐसे ही रखेंगे, इस बार g फलन जो है चर x के पास है, तो बड़े से ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है gx लिखना है। चलो भाई, अब gx का मान रखो, क्या है sin x, हमने रख दिया। g फलन का मान रख दिया, g फलन चला गया। अब ये फलन f का यूज करेंगे, केवल चर चेंज करना है, घात 2 है, अचर है, चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x है, मेरे पास क्या है sin x है, चर चेंज हो गया। होल घात कितनी है, अचर है, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये घात साइन को देना है, कोण को नहीं दे सकते हो, गलत हो जाएगा, तो साइन को देना है। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसको। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं इसको। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हम ऐसे टीचर हैं आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे। ढिंका चिका कौन करवाते हैं आपको पता है, वो बेकार के टीचर होते हैं जो ढिंका चिका करवाते हैं। मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं तो आपसे बातें ही करें, क्या फ़ायदा, बातें करने से क्या फ़ायदा, टाइम चला जाएगा ना। आपके पेपर पास में, हम आपसे बातें करें, कोई फ़ायदा नहीं है। बातों से कभी भी इंसान टॉपर नहीं बनता है, बातों से नहीं बनता है, उसके कर्म सही होना चाहिए। कर्म, मेहनत करे बच्चा, मेहनत करेगा तो वही बच्चा टॉपर। बातें करते हैं टीचर और बातें करवाते हैं बच्चों से, वो बेकार के टीचर होते हैं और वे बेकार के बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा, यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। यहाँ पर आपको y1 दिख रहा है, y1 को क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे y2 दिख रहा है, y2 को क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। इसको पढ़ा जाता है d/dx ऑफ y भी पढ़ा जाता है, ठीक है। पढ़ने के तरीके होते हैं, तो dy/dx पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो y1 पता चल जाएगा, फिर एक बार और करेंगे y2 पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एलएचएस लेना है। सरल मेथड यही है, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे सरल मेथड यही है। जब भी आपको मिल जाए सिद्ध करने को तो आपको एलएचएस लेके चलना है, सबसे सरल यही मेथड है। और भी मेथड है, जब हमने ये प्रश्नावली आपको पढ़ाई थी तो हमने 2 मेथड आपको बताए थे। दूसरा मेथड ये है, ये तो पहला मेथड आपने समझ ही लिया है कि एलएचएस लेके चलेंगे और हम आरएचएस निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो मैचिंग मेथड है, मतलब अवकलन करते रहेंगे और पूरी आंसर शीट निकाल देंगे। बताओ, दोनों मेथड बता दें? चलो दोनों मेथड बताएंगे। पहला मेथड यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, और आपको प्रश्न चेंज कर लेना है। यहाँ पे का है ना, खा डाल देना है, ठीक है। y बराबर 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, यही है ना। देखो हमें y के मान की जरूरत है, समीकरण आपको डाल देना है, ठीक है।
अवकलन करना है यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। बराबर के मेरी तरफ आपको d/dx देना है, बराबर के उस तरफ d/dx देना है। तो 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बाई का अवकलन dy/dx। बाई क्या है, परतंत्र है, बाई छोड़ के नहीं जाएगी d/dx को। ये इस तरफ जो है x का फलन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं। अवकलन होने के बाद d/dx चला जाएगा। तो पहले इसका करेंगे, cos का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका दोबारा करेंगे, क्योंकि जब हमने देखा d के पास में चर x है और cos का कोण क्या है, log x है, तो x और log x यहीं से मैचिंग करना है। अगर चर चेंज है तो आपको दोबारा अवकलन करना है। तो यहाँ पे चर चेंज है तो इसका करेंगे अवकलन, क्या होता है, बनापान x होता है, तो अपान में लिख दिया x, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, साइन का होगा cos, ठीक है, लिख देना है। फिर आपको इसका दोबारा करना है, अपान में आएगा x, ठीक है। अब इसे क्या डाल देना है, समीकरण नंबर 2, लेकिन आपको लघुत्तम ले लेना है ये x, ठीक है। माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, लघुत्तम लेके फिर आपको समीकरण नंबर 2 डालना है। अब इसी का एक बार और अवकलन करेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। चलो भाई, ये तो समीकरण 1 जो है। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है, अपान में x, इतना लिखो। अब ऊपर हम रफ करेंगे और ये dy/dx की आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब LHS हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि फिर हम d2/dx स्क्वायर की भी आंसर शीट लिखेंगे। तो माइनस का 3 sin log x प्लस का 4, आगे देख लो क्या है, cos है, cos log x के बटे x, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दी, जरूरत पड़ेगी ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलो, इतना नोट कर लिया होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। समीकरण 2 भी रफ हो गया, ठीक है। अब देखो, इसका अवकलन क्या होता है, d2/dx स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, हर इंटू अंश का अवकलन यहाँ पे दिखा दें, फिर उसके बाद अवकलन कर लेंगे। क्या है, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x के बटे x, ठीक है, माइनस अंश, अंश लिख लो, अंश, ठीक है। माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x के बटे x, ये अंश हो गया, और हर का अवकलन, बटे में आपको क्या करना है, यहाँ पे हर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। d2/dx स्क्वायर बराबर, अवकलन करो, ये कर चुके ना, dy/dx, बाई का क्या था, तो ये डायरेक्ट कर लो। कैसे, cos हो गया साइन का, ठीक है, और इसका दोबारा करेंगे, नीचे x निकलेगा। यहाँ पे आ जाओ, cos का माइनस होता है साइन, ये लो हो गया साइन। अब log x का दोबारा करेंगे, x निकलेगा, ठीक है। और ये ना लिखो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अंश बटे हर लगाया है, तो ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। देखो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अपान में हर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अवकलन हो गया। अब यहाँ पे देख लो, माइनस है 3 sin log x, फिर प्लस का 4 cos log x, यही है, ठीक है। x का कितना होगा, 1 होगा, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपान में कितना आएगा, x स्क्वायर, ये वाला लिख देना है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का इंटू करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो d2y/dx² बराबर कितना होगा यहाँ पे देख लो, माइनस का 3 cos log x, ठीक है, माइनस का 4 sin log x, और यहाँ पर जो है माइनस का है, लिख लो, वो भी लिख लो, बाद में हम जोड़ लेंगे घटा लेंगे, 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है, और अपान में क्या चल रहा है x²। चलो अब आपको जोड़ना और घटाना है, देख लो यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, d2y/dx² बराबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 cos log x, मतलब 3 cos माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा, 3 और 4 माइनस का 7 cos log x मिल गया, माइनस का 4 sin log x है, ये प्लस का 3 sin log x है, तो 3 घटा दो 4 में से, तो केवल और केवल sin log x मिलेगा, अपान में क्या मिला होल स्क्वायर। अब इसे समीकरण कितना डालना है, 3 डालना है, ठीक है, 3 आपने डाल दिया। ये आंसर शीट हम कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना दूसरे मेथड में। तो d2y/dx² बराबर माइनस का 7 cos log x, फिर क्या है माइनस का sin log x के बटे कितना है देख लो x² है, तो यहाँ पर हमने ये समीकरण नंबर कितना है 3 और ये था 2। इतना नोट करो, ये आंसर शीटें आपको यूज करना है LHS में, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको LHS ले लेना है, चलो लिखते हैं LHS बराबर x² y2 x y1 प्लस का y। मेरे प्यारे बच्चों y2 का मतलब क्या है d2y/dx² प्लस y1 का मतलब क्या है dy/dx प्लस का y। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x² d2y/dx² का मान देख लो, माइनस का 7 cos log x माइनस का sin log x बटे में x², ठीक है, प्लस यहाँ पे x है, dy/dx का मान वहाँ से देख लो, माइनस का 3 sin log x, फिर क्या है प्लस का 4 cos log x अपान में x, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस का y है, चलो y का मान क्या है, रफ कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, रफ कर चुके हैं क्योंकि प्रश्न में ही दिया था। चलो वहाँ से लिख लेते हैं, कितना था 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, यही था y का मान, ठीक है, ये x से x कट गया, x² से x² कट गया, क्या मिला माइनस का 7 cos log x माइनस का sin log x, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट देख लो, माइनस का 3 sin log x, ठीक है, प्लस का 4 cos log x, ठीक है, तीसरा ब्रैकेट देख लो, ये वाला 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। अब कट्टा पिट्टी कर लो, कट्टा पिट्टी करेंगे, 7 cos log x नेगेटिव का है तो आपको प्लस का ढूंढना है, 4 और 3 7, ये कट गया इससे। अब 4 sin log x प्लस का है तो 4 ढूंढना है, माइनस का 3 और 1 4 नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, कट गया, आंसर शीट क्या निकलेगी 0। नोट कर लो, ये पहला मेथड है। अब सेकंड मेथड की बात करेंगे, ये सबसे सरल था इसीलिए पहले बता दिया। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, अब दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेथड फर्स्ट में
दोबारा नोट करना है। कहाँ तक नोट करना है? यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, आपको लिखना है सब कुछ। ठीक है, केवल हम ये वाली लाइन लिख रहे हैं, माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स माइनस का साइन लॉग एक्स और बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेथड 2 जो है यहाँ पे लिख देते हैं मैचिंग मेथड। तो मैचिंग मेथड आपको सीखना है, मतलब पूरी आंसर शीट हम निकालेंगे। तो क्रॉस इनटू कर दो तो एक पद तो मिल गया। देखो मेथड फर्स्ट का आप लोग यहाँ तक नोट करना, समीकरण 3 तक। फिर इसके आगे समीकरण 3 के आगे जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है। तो माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स माइनस का साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए y1। ठीक है, y1 यहाँ पे देखो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे सजाना है कि दो पद मिल जाएं। तो देख लो, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। इसमें यही आपको सोचना है कि हमें पद को कैसे मैच करना है। तो ये दो पद दिख रहे हैं, इसको हम कितने पदों में तोड़ रहे हैं आपको सीखना है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमको माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स अपान में एक्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है अपान में एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू कर लेंगे। समझ रहे हो जैसा हम बता रहे हैं, एक्स का इंटू कर दिया क्योंकि एक्स नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देख लो है कहीं, ठीक है, मतलब इसी से लिख रहे हैं। अब उसके बाद हमें y चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे देखो y चाहिए। y था मेरे पास 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का 4 साइन लॉग एक्स, यही y था मेरे पास। तो y यही था मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, प्लस है तो आपको माइनस का करना है और ये भी माइनस का आपको लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो प्लस का बन जाएगा, ये भी माइनस का लेना है और बाद वाला भी पद माइनस का लेना है। तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का 4 साइन लॉग एक्स। मतलब इस मेथड में यही टेंशन होती है, क्या आपको पद मैच करना है। मतलब इसको हमने ऐसे लिखा। अब बताते हैं, देखो इतना मिलेगा, एक्स से एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस का 3 साइन लॉग एक्स और यहाँ पे क्या रहा, माइनस का 4 साइन लॉग एक्स। तो माइनस का 4 साइन लॉग एक्स और प्लस का 3 साइन लॉग एक्स, क्या बचेगा, माइनस का साइन लॉग एक्स बचेगा। माइनस का 4 कॉस लॉग एक्स और माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, कितना मिला, इतना मिला। मतलब इसको हमने ऐसे सजाया, ऐसे ही आपको सजाना है। ठीक है, अब आपको रख देना है इतने का मान समीकरण 2 से। तो dy अपॉन dx रख दिया, माइनस इसका y लिख दो यहाँ पे। समीकरण 2 व 1 से आपने मान रखा है, ये चल रहा था एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर के। अब आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, आंसर शीट मैच करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में दिख रहा है, आपको इस तरफ लाना है प्लस का x dy अपॉन dx, इसको भी इस तरफ लाना है तो प्लस का y हो जाएगा बराबर में 0। ये डी फॉर्म में आंसर शीट आई है और हमें निकालना है y2 y1 के फॉर्म में। चलो देख लो, एक्स स्क्वायर इसे बोलते हैं y2 और इसे बोलते हैं y1 और प्लस का y बराबर 0। ये मैचिंग मेथड है, मतलब इसमें LHS नहीं लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसलिए टफ पड़ता है क्योंकि इसमें मैचिंग करना पड़ती है, पदों को लाना पड़ता है जो भी सिद्ध करना है, तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ है। सबसे सरल वही पहला मेथड है, LHS में आपको रख लेना है आंसर शीटें और RHS निकाल देना है। ठीक है,
चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग देख लो अगला प्रश्न, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, गा है गा। यहाँ पर क्या बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। तो कितने बिंदु हैं, 1 2 3 बिंदु हैं। तो बताते हैं संरेख आपको कैसे सिद्ध करना है। जैसे दो बिंदु के लिए, दो बिंदु अगर दिए जाते तो फार्मूला लगता आई कैप जे कैप और के कैप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 बराबर निकाल देना था 0। ठीक है, 3 बिंदु जब मिल जाते हैं तो उसके लिए यहीं पे फार्मूला लिख देते हैं। 3 बिंदु के लिए, 3 बिंदु के लिए देख लो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर 0। ठीक है, तो ये है फार्मूला 2 बिंदु के लिए, ये है 3 बिंदु के लिए। कितने दिए गए, 1 2 3 बिंदु दिए गए हैं। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये मतलब आपको इतना लेके चलना है और इतना निकाल देना है, तो दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। और ये जो भी फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय रूप में है। ये वाला जो फार्मूला है कार्तीय रूप में है, और ये वाला फार्मूला है सदिश रूप में। ठीक है, समझ गए, ये सदिश रूप का है, वो वाला कार्तीय रूप का है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिए गए बिंदु लिख लो, दिए गए बिंदु ए, फिर बी लिख लेना है, फिर सी आपको लिख देना है। देख लो 127, 127 फिर 263, 3 10 -1। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, LHS आपको ले लेना है। A1 V1 C1 A2 V2 C2 A3 V3 और C3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, पहली पंक्ति इससे लिखना है 127, दूसरी पंक्ति दूसरे वाले बिंदु से, तीसरी पंक्ति जो लिखना है तीसरे बिंदु से, 3 10 -1। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पहले देखना है कॉमन तो नहीं मिल रहा, पहली पंक्ति में नहीं मिल रहा, दूसरी पंक्ति में नहीं मिल रहा कॉमन, तीसरी पंक्ति में नहीं मिल रहा, पहले स्तंभ में नहीं मिला, दूसरे स्तंभ में मिल गया 2 कॉमन, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 1 2 3 7 3 -1। अब आपको प्रसार करना है। क्या करना है, प्रसार, और आंसर शीट क्या निकाल देना है, 0 निकालना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलो यहाँ पे प्रसार हम दिखा देते हैं। तो 2 ऐसे ही आपको रखना है, फिर आपको बन लेना है प्लस का चिन्ह। ना पता हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, चिन्ह अगर ना पता हो तो यहाँ पर लिख देते हैं। पहला चिन्ह प्लस उठाना है, लिखा नहीं जाता है, तो अभी अब उठा लो 1। ठीक है, 1 की पंक्ति 1 का स्तंभ छुपाएगा, इसका इसमें क्रॉस इंटू कर लो, माइनस का 3, माइनस के बाद में 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 मिलेगा। फिर यहाँ से चिन्ह उठा लो माइनस, यहाँ से अभी अब उठा लो 1 की पंक्ति और स्तंभ छुपेगा, 1 की पंक्ति 1 का स्तंभ छुपेगा, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का 2 मिला। अब माइनस के बाद में देख लो, जब इसका इसमें इंटू किया -2 मिला, इसका इसमें इंटू करो तो हमें 9 मिलेगा। फिर यहाँ से आपको प्लस ले लेना है, यहाँ से 7 उठा लेना है, 7 की पंक्ति 7 का स्तंभ छुपेगा, 5 दूनी 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 9। देखो यहाँ से कितना मिला, ब्रैकेट में देख लो, ब्रैकेट में यहाँ से मिला माइनस का 18, यहाँ से मिला माइनस का 11, यहाँ से कितना मिलेगा बताओ। यहाँ से हमें मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस है, माइनस। ठीक है, तो -11 प्लस का 11 हो गया। वहाँ से देख लो 1 मिला तो प्लस का 7। ठीक है, आगे देख लो,
18 नेगेटिव का, 18 पॉजिटिव का, घटा लो तो आंसर शीट 0 आएगी, काट लो फिर भी 0 आएगी। तो मतलब RHS निकाल लिया। ठीक है, अब आपको अतः करके लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं, इतना आपको लिखना है। ये तो कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई याद नहीं, इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो फार्मूले हैं, आपने याद किए होंगे जब हमने सदिश बीजगणित आपको पढ़ाया था। ठीक है, पार्ट 11 भी पढ़ाया था, त्रिविमीय ज्यामिति। इसको हम रफ कर देते हैं, ये लो। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल देख लो। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं, घा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, घा। यहाँ पर बताया गया है एक थैली में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। 2 गेंद यादृच्छिया, यादृच्छिया का मतलब होता है अचानक, 2 गेंदें अचानक निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, 2 गेंदें अचानक निकाली जाती हैं। तो आपको पता होगा, यहाँ पे देख लो, स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो उनका गुणा करना पड़ता है, इतना ध्यान रखना। जैसे फार्मूला याद होगा आपको, PA/B बराबर होता है PA/PB। मतलब यहाँ पर गुणा आपको दिख रहा है, गुणा करके ही आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, NS बराबर आपने लिखा तो 5 + 6 कुल क्या कितनी गेंदें हो गई, 11 गेंदें। ठीक है, अब यहाँ से P काली गेंद निकाल लो, काली गेंद पहले निकाल लो या पहले लाल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले लाल निकाल लेते हैं, तो N लाल वटे NS, 2 गेंदें निकालना है एक साथ, पहले अलग अलग निकाल देते हैं। लाल गेंद कितनी है, 5 हैं। ठीक है, तो 1 गेंद लाल निकालने की प्रायिकता, तो 1 गेंद निकालोगे, 5 लाल हैं, तो क्या पता आपने हाथ डाला थैली में, पहली लाल निकली, क्या पता दूसरी लाल निकली, क्या पता तीसरी लाल निकली, क्या पता चौथी लाल निकली, क्या पता 5वीं लाल निकली। तो अनुकूल परिस्थितियाँ 5 हैं, 5 प्रकार से 1 गेंद निकाल सकते हो। तो 5 कुल परिस्थितियाँ ये 11। P काली, N काली वटा NS। मेरे प्यारे बच्चों ये जो हम लिख रहे हैं फार्मूला होता है PE बराबर NE/NS, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से लिखते हैं। अगर यहाँ पे E है तो यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे काली है तो यहाँ पे काली आएगा। ठीक है, अब 1 गेंद निकालो काली, फिर 2 एक साथ निकालेंगे, पहले अलग अलग एक एक निकालना है। तो 6 काली हैं, 1 गेंद निकालना है काली, तो 6 प्रकार से निकाल सकते हो, 6/11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है अलग अलग रंग के होने के। तो देख लो, जब हमने एक साथ जब निकालेंगे ना, तो आपको पता है यहाँ पे देखो गुणा किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के। तो पहले हमने लाल यहाँ पे लिखा, बाद में काली, मतलब पहली गेंद निकाली लाल उसकी प्रायिकता और दूसरी गेंद निकाली काली। ठीक है ना, और इतना ध्यान रखना है जब प्रश्न में ना बताया जाए, यहाँ पे देख लो, प्रतिस्थापित एक शब्द ये है, एक शब्द ये है बिना प्रतिस्थापित, बिना प्रतिस्थापित एक शब्द ये है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रश्न में ना लिखा हो प्रतिस्थापित या बिना प्रतिस्थापित, तो आपको बिना प्रतिस्थापित ये शब्द यूज करना है। इसका मतलब ये है कि अगर एक लाल निकाली गेंद, तुरंत ही दूसरी काली निकालोगे, लेकिन जो लाल निकाली है उसे वापस नहीं रखोगे थैली में, ठीक है। और प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि आपने गेंद निकाल ली, ठीक है, अब दूसरी गेंद निकालोगे, जो पहली निकाली है उसे वापस रखने के बाद ही दूसरी निकालना है। लेकिन बिना प्रतिस्थापित से आपको लगाना है, क्योंकि प्रश्न में ना लिखा हो तो आपको इसका यूज करना है। इसका मतलब ये है, फिर रिपीट कर देते हैं, अगर लाल गेंद निकाली पहली, दूसरी गेंद जब काली निकालोगे तो पहली वापस नहीं रखना है, तुरंत ही दूसरी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाल यहाँ पे देखो 5/11 ये है ना। अब आपको दूसरी काली गेंद निकालना है, इसकी आंसर शीट रखना है। लेकिन बिना प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक गेंद लाल निकाली है तो उसे वापस नहीं रखना है, दूसरी तुरंत ही काली निकालना है। तो आपको पता है एक गेंद कम हो जाएगी, 11 गेंदें हैं, एक लाल निकाल ली तो एक कम नहीं हो जाएगी टोटल में से। और काली गेंदें कितनी हैं? 6, कम कौन सी हुई? लाल हुई। तो आपको यहाँ पर 6 ही आपको रखना है ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं कम करेंगे, क्योंकि काली गेंद की प्रायिकता आपको निकालना है। जो यहाँ पे आंसर शीट आपने पहले ही निकाली थी, रख देना है, ठीक है। अब गुणा कर दो यहाँ पे 30/110, अभी काटना नहीं है, एक स्थिति और बनेगी, या करके देखो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसने बोला है 2 गेंदें अचानक निकालना है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के 2 गेंदें निकाली, पहली लाल निकाली, दूसरी काली। क्या पता पहली काली निकाली हो, दूसरी लाल निकाली हो, तो ये स्थिति और बनेगी, ठीक है। चलो भाई, काली गेंद अब की पहली बार निकालेंगे, फर्स्ट गेंद काली, 6/11 रख लो। अब बिना प्रतिस्थापित का यूज करेंगे तो एक कम कर दो टोटल में से, काली निकाली वही कम करना है। यहाँ पे क्या लिखा? लाल। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पर देख लो, 5/ कितनी है? 11। तो वो तो हमने कम कर लिया, लेकिन ऊपर 5 ही रखना है आपको, क्योंकि कम कौन सी हुई? काली गेंद हुई, ठीक है। टोटल में से कम करना है, और इसमें से कम नहीं करेंगे। किसमें से? इसमें से नहीं कम करेंगे, क्योंकि पहली काली निकाली ली है, लाल में से कम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गुणा कर देना है, देख लो, अपान में 110। अब देखो, जब या करके स्थिति बनती है तो आपको पता है कि या में यूनियन भी आता है और जोड़ते भी हैं, 2 रूल होते हैं या में, ठीक है। अब आपको जोड़ देना है, यहाँ पे लिख देना है प्रायिकता बराबर 30/110 प्लस फिर 30/110, लघुत्तम सेम है, जोड़ लो, 30 30 60, कटापिटी कर लो, 6/11 आंसर शीट आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आंसर शीट किस में लाई करना चाहिए? इसमें, ठीक है। ये कर रही है आंसर शीट इसमें लाई। प्रायिकता का कोई भी प्रश्न हो, आंसर शीट इसमें ही लाई करेगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न चौथे का देख लेना है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है? देख लो, 2020 का दूसरा सेट है और सेट कोड है 324XB। प्रश्न है 5वें का गा का सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप लोग दोबारा लगा लेना, गर्दा उड़ा देना इसका, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बताया गया सदिशों वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना के योगफल एवं अंतर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पता ही है एक मात्रक सदिश के लिए फार्मूला n कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक,
यही होता है। अगर सदिश ए मिलता है प्रश्न में तब इस सदिश से फार्मूला ये बनाया जाता है, लेकिन आपको योगफल और अंतर का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले डाल देते हैं, फिर सदिश लिखते हैं। छठे का खा दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर दिक् अनुपात से लिखना है, 225 से लिख लेना है, 225 से सदिश लिख लेना है। ठीक है, वेक्टर बी का सदिश लिख लो, वहां पे 213 से लिखना है, 213 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया सदिश। अब योगफल a प्लस वी जोड़ लो, 4i कैप जोड़ लो, कितना मिलेगा 3j कैप जोड़ लो, तो माइनस का 2k कैप मिल जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम इकाई सदिश। ठीक है, ये फार्मूला होता है n कैप बराबर सदिश का जो भी मान है, सदिश का जो भी नाम है, तो उसी सदिश से फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है, रख लो 432 से सदिश लिख लेना है। अब नीचे मापांक इसका ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर कितना मिला 4i के प्लस का 3j के माइनस का 2k के, अपान में 16 4 20 और 9 29। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे सदिश मांगा गया था। जब भी सदिश मांगा जाए तो अलग अलग पद में आंसर शीट छोड़ना है, फुटकर पदों में, तो लघुत्तम वापस करना है। तो 4/√29i कैप, फिर यहाँ से देख लो प्लस का 3/√29j कैप, अब यहाँ से देख लो माइनस का 2/√29k कैप। फुटकर पदों में आंसर शीट छोड़ना है जब भी सदिश पूछा जाए। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे अंतर, तो यहाँ पे हम इसी में काम करेंगे अंतर के लिए। ठीक है, घटाना है, यहाँ पे 0i कैप आएगा, घटाना है a में से b को तो j कैप आएगा, घटाना है तो माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। चलो भाई, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख लेना है। समझ में आ रहा होगा जो मापांक हम ज्ञात कर रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से जो पद हैं वही आपको लिख लेना है। तो ये पद खत्म हो गया, j कैप माइनस का 8k कैप लिखना है, अपान में 65 हो जाएगा ना, 65 बाहर निकलेगा, 5 एकन 5 और 5 तियु 15, 13 नहीं निकलेगा बाहर। तो लघुत्तम वापस दे के आपको फुटकर पदों में आंसर शीट रखना है। ठीक है, ये j कैप होगा। ठीक है, चलो माइनस का 8/√65k कैप, ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। ये लो रैपिड फायर, देख लो अगला प्रश्न देख लो। यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं गा। क्या बताया गया है, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए नहीं है, एक वेक्टर दिया गया है, 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर का मतलब सदिश, क्रॉस है, सदिश गुणन है बराबर 0। तो याद रखना जब भी क्रॉस होता है तो 0 नहीं, शून्य सदिश होता है। लैम्डा तथा म्यू के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि लिखा भी है, क्या मतलब होता है, दिया है तो दिया है लिख लो, क्या है 200 2 6 27, 2 6 27। ठीक है, आगे देख लो, ये लो। ठीक है, अब बराबर क्या है, एक शून्य सदिश है। अब टेबल बना लेना है यहाँ पे, और बराबर 0 शून्य सदिश होगा। यहाँ से पहले आपको i कैप j कैप k कैप लिख लेना है। अब दिक् अनुपात लिख लो, दूसरी पंक्ति पहले वाले सदिश के दिक् अनुपात से लिखना है, तीसरी पंक्ति दूसरे वाले दिक् अनुपात से लिखना है। ठीक है, अब प्रसार कर लो, तो r1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर कर लो। तो आई कैप उठा लो, क्या उठा लो? आई कैप। इसका इसमें इंटू कर लो 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा माइनस का जे कैप उठा लो, ये छुपाना 2 यू नहीं म्यू है, इसका इसमें इंटू करो माइनस का 27, फिर प्लस का के कैप उठा लो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ चला गया 2 लेमडा माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर शून्य सदिश है तो आपको गुणांकों की तुलना के लिए ऐसे करके शून्य सदिश को लिखना है। अब यहाँ पे गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांक आई कैप जे कैप बा के कैप की तुलना से, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ऊपर से हल करेंगे। तो आई कैप का देख लो 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा बराबर 0। अब यहाँ से देख लो माइनस 2 म्यू माइनस का 27 बराबर में 0, ठीक है ना। फिर यहाँ से देख लो, उसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन और करना पड़ेगी हमको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक लाइन और देख लो, के कैप के गुणांक की तुलना करेंगे। अब यहाँ से निकल आएगा और यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा मान, क्योंकि म्यू है लेमडा दोनों है, यहाँ पे एक ही है। तो माइनस से भाग लगा दो पहले, 2 म्यू माइनस का 27 बराबर 0, 0 को माइनस दे दिया, 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर 27/2। यहाँ पे आ जाओ, 2 लेमडा बराबर 6, लेमडा बराबर 2 3 6, लेमडा बराबर 3 आ गया। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आंसर शीट आप लोग मैच कर लो, इतनी ही आई है। चलो अभी मैच कर रहे हैं, म्यू बराबर 27/2 है और लेमडा बराबर 3 है। यही आंसर शीट है, आप लोग नोट कर लो इसको। देख लेते हैं आंसर शीट, 27/2 और 3 करेक्ट है। वैसे देखते नहीं है, देख लिया इसको, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नेक्स्ट है प्रश्न घ, यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। आगे लिखा है यदि पी ए मतलब एक ही घटना, इसकी प्रायिकता दे दी गई है, बी घटना की प्रायिकता दे दी गई, तो ज्ञात कीजिए इंटरसेक्शन और इसमें यूनियन। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंक फैल गई, अरे भाई ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। दो या दो से ज़्यादा घटनाएं घटित होती हैं तो उनका गुणा हो जाता है, ठीक है। और देखो पी ए 0.3, पी बी बराबर 0.6। नंबर फर्स्ट पार्ट में मांगा गया है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, देखो यहाँ से समीकरण 1 ले लो, पी ए इंटू पी बी। यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से लिख दिया करो, कहाँ से आपने ये रखा है, पी ए का मान 0.3 है, पी बी का मान 0.6 है, 18 0.18 आंसर शीट आएगी। किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब सेकंड पार्ट देख लो, यहाँ पे क्या मांगा गया है, पी ए यूनियन बी मांगा गया है। तो योग फल की प्रायिकता से, योगफल की प्रायिकता से फार्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, इतना नोट कर लेना है आपको। चलो पी ए यूनियन बी होता है बराबर पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब पी ए को ऐसे ही रखेंगे,
अभी पीबी को भी ऐसे रखेंगे, यहाँ पे देखो गुणा कर लो, पीए इंटू पीबी। कहाँ से लिखा है? समीकरण 1 से। चलो अब मान रखो, पीए का मान कितना है? 0.3 है, पीबी का मान 0.6 है। इसका मान निकाल चुके हो गुणा करके, 0.18 मतलब 18। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़ लो, 0.963, 0.18, 0.90 कर लो, क्योंकि हमें लाइक टर्म बना लेना है 1 से पद, तभी आप घटा सकते हो। तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 हाथ से ले लो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 8 मिलेगा, 8 में से 1 गया 7। 0.72 आंसर शीट आई है। किसमें लाई करेगी? इसमें लाई करेगी। प्रायिकता का कोई सा प्रश्न लगाओ, आंसर शीट इसमें ही लाई करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न हमने 4 कंप्लीट करवा दिए हैं सेट 5 के। अगली क्लास में लाएंगे इसके आगे के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।